गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश गारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फोर्थ एरीन एंड एरोमेटिसिटी। इसके अंतर्गत हमने बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें एरोमेटिसिटी के बारे में, उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी, उसके रिएक्शंस के बारे में हमने बात की और हमने कहा कि बेंजीन लाइक एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। उसके रिएक्शंस के बाद में हमने डायरेक्टिंग इफेक्ट के बारे में, ग्रुप्स के डायरेक्टिंग इफेक्ट के बारे में, दिष्टकारी प्रभाव के बारे में बात की, सक्रियणकारी विसक्रियणकार प्रवृत्ति के बारे में बात की और हमने बात किया एल्किल बेंजीन के बनाने की विधियाँ तथा एल्किल बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। एल्किल बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक के ऊपर निर्भर करती है अभिक्रिया। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दैट इज़ ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया हो रही थी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्काइल ग्रुप की मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पार्श्व श्रृंखला के रूप में एल्किल ग्रुप जो है बेंजीन वलय के ऊपर उपस्थित होता है और उसकी हम जानते हैं कि एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। उसी तरह की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू विल फाइंड हियर। यहाँ पे एल्किल बेंजीन की जो पार्श्व श्रृंखला है वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है। तो टोलुइन की अभिक्रिया हम बात करते हैं। टोलुइन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कर बेंजिल क्लोराइड, बेंजेल क्लोराइड तथा बेंजो क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया होती है, Cl2 से जब रिएक्शन होती है तो सबसे पहले बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एक हाइड्रोजन Cl की से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। जब क्लोरीन से फर्दर रिएक्शन होती है तो दूसरा हाइड्रोजन एक और प्रतिस्थापित होता है और Cl2 यहाँ पे आपको Cl2 प्रेजेंट है, CHCl2 यानी कि जो कंपाउंड बनेगा उसे हम बेंजेल क्लोराइड कहेंगे। और लास्ट में आप देखते हैं C6H5CCl3 का फॉर्मेशन हो रहा है अगले स्टेप के अंदर, वो बेंजो क्लोराइड कहलाता है। ऑल द थ्री हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय दी Cl। तीनों हाइड्रोजन जो है वो Cl समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो गए हैं तो उसे बेंजो क्लोराइड कहा जाता है। यदि एक हाइड्रोजन Cl के द्वारा सब्स्टिट्यूट हुआ है तो बेंजिल क्लोराइड। यदि दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुए जैसे कि इस केस के अंदर है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, CHCl2 यहाँ पे ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि। क्रियाविधि बहुत सिंपल है, जैसे कि मैकेनिज्म हमने एल्केन के केस में हम देखेंगे उसी तरह की मैकेनिज्म जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट है। हमने रिएक्शन जो है देखी थी, उसी तरह की रिएक्शन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। क्लोरीन सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन मुक्त मूलकों का निर्माण करता है। ये क्लोरीन मुक्त मूलक जो है टोलुइन से रिएक्शन करते हैं जिससे एक हाइड्रोजन जो है फ्री रेडिकल के रूप में सब्स्टिट्यूट हो जाता है क्लोरीन फ्री रेडिकल से और आपको बेंजिल फ्री रेडिकल प्राप्त होता है। बेंजिल फ्री रेडिकल के ऊपर क्लोरीन की रिएक्शन होती है, बेंजिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है अभिक्रिया का, यहाँ पे इट इज़ चेन इनिशिएशन स्टेप है ना। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में श्रृंखला का प्रारंभ जो हो रहा है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बेंजिल क्लोराइड से फर्दर रिएक्शन करता है तो आप देखेंगे कि अगेन बेंजो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और बेंजोल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने के बाद में फिर क्लोरीन से रिएक्शन होगी और आपको देखने को मिलेगा बेंजेल क्लोराइड जो है वो प्राप्त होगा। फर्दर ये जो बेंजोल क्लोराइड है वो फर्दर क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा जिससे बेंजो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और बेंजो फ्री रेडिकल क्लोरीन से रिएक्शन करके बेंजो क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से श्रृंखला का संचरण होता है। श्रृंखला का समापन, टर्मिनेशन ऑफ द चेन, तो उसमें दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होते हैं
कोई भी दो फ्री रेडिकल वो हो सकते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन के उससे संयोग से आपको फाइनली जो है आपकी चेन जो है वो उसका टर्मिनेशन होता है, श्रृंखला का समापन हो जाता है, और यही अभिक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं अल्फा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे अल्फा और बीटा दो साइड चेन के अंदर, जैसे ही साइड चेन से अगला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो अगला कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और दूसरा कार्बन जो है वो बीटा कार्बन कहलाता है। तो हम बात करें अल्फा प्रतिस्थापन, यानी कि जो साइड चेन का जो कार्बन सीधे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, उसका हाइड्रोजन जो है उसका सब्स्टिट्यूट हो और वहाँ पे प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त हो। तो हम बात करते हैं जब एथिल बेंजीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई जाती है तो अल्फा प्रतिस्थापित उत्पाद आधिक्य में प्राप्त होता है। सब्स्टिट्यूशन जो है बीटा पोजीशन पे भी हो सकता है, बट अल्फा प्रतिस्थापित उत्पाद जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर बनता है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल जब बनते हैं तो दो तरह के फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेंगे। अगर दो कार्बन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर 1 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी होगा। तो यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो आधिक्य में बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल का स्थायित्व जो है 1 डिग्री फ्री रेडिकल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा बनेगा, इसी कारण से प्रतिस्थापन उत्पाद में अल्फा प्रतिस्थापन जो है वो अधिक होता है। पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। एल्किल बेंजीन का ऑक्सीकरण क्षारीय केमेनोफोर या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा HNO3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो पार्श्व श्रृंखला कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाती है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, श्रृंखला कितनी भी लंबी हो, चाहे मिथाइल ग्रुप हो, चाहे इथाइल ग्रुप हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, ब्यूटाल ग्रुप हो, टर्शियरी ब्यूटाल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो साइड चेन के रूप में, वो सभी जो है केवल सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीकृत होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जैसे कि टोलुइन का ऑक्सीडेशन यदि क्षारीय केमेनोफोर या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या HNO3 की प्रेजेंस में करवाया जाता है, बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। अब आगे देखेंगे कि यदि टोलुइन की जगह पर यदि एथिल बेंजीन लिया है और परिस्थितियां सेम रखी है तो भी आपको बेंजोइक एसिड ही बनेगा। अगर आपने पैराजाइलिन लिया है तो टर्थैलिक एसिड प्राप्त होगा। यदि आपने पैरामिथाइल क्यूमीन लिया है तो भी आपको टर्थैलिक एसिड ही प्राप्त होगा, रिएक्शन कंडीशंस यदि सेम है तो। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इटार्ड अभिक्रिया। इट इज़ ऑल्सो अ रिएक्शन वियर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। यहाँ पे भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, टोलुइन हर जगह लिखा है, दैट इज़ नॉट राइट, टोलुइन है ये। टोलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेंट चेंज कर दिया है, केमेनोफोर या पोटेशियम डाइक्रोमेट या HNO3 की जगह पर हमने क्या ले लिया, क्रोमिल क्लोराइड ले लिया। और क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में पार्श्व श्रृंखला का ऑक्सीकरण करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। परंतु पार्श्व श्रृंखला में एक से अधिक कार्बन उपस्थित हो तो अंतिम कार्बन एल्डिहाइडिक समूह में ऑक्सीकृत होता है। जैसे आपने आगे देखा, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट थे, केमनोफोर थे या पोटेशियम डाइक्रोमेट थे या HNO3 थे, उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन द्वारा सीधे ही जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ और केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ही वो कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है केवल लास्ट कार्बन जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइडिक ग्रुप और दैट विल ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइडिक ग्रुप। अदर कार्बन जो है उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो जैसे कि क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में टोलुइन का ऑक्सीडेशन होता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि एथिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है तो फेनिल एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है। अगर प्रोपिल ग्रुप प्रेजेंट है साइड चेन के रूप में, उसका ऑक्सीडेशन यदि क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में करवाया जाता है तो 3 फेनिल प्रोपेनल्डिहाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इटार्ड रिएक्शन जो है उसमें क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ में लिया जाता है, दैट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडेटिव एजेंट, और इस कारण से अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक समूह के अंदर ऑक्सीकरण नहीं होकर एल्डिहाइडिक ग्रुप में ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन कर रहे हैं बर्च रिडक्शन, बर्च अपचयन अभिक्रिया। तो बेंजीन की अभिक्रिया यदि अल्कोहल की उपस्थिति में द्रव अमोनिया
द्रव अमोनिया तथा सोडियम के साथ करवाते हैं। एक्चुअली रिएक्शन इज गोइंग टू बी विद सोडामाइड के साथ अभिक्रिया होगा। तो द्रव अमोनिया और सोडियम के साथ में अभिक्रिया हो रही है, उससे साइक्लोहेक्साडाइईन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया बर्च रिडक्शन कहलाती है, साइक्लोहेक्साडाइईन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया में हम देखेंगे इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म इज देयर विद, तो सोडियम को अमोनिया में घोलने पर अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ये बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है जिससे रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम यहाँ पे दर्शाया गया है, सबसे पहले जो बेंजीन है वो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के साथ हम आगे देखेंगे कि जब हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे अमोनिकल इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है जब सोडियम के साथ में सोडियम अमोनिया के साथ के रिएक्ट करता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्योंकि आईपी कम होता है सोडियम का, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के द्वारा घेर लिया जाता है और अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन या अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन जो है ये अटैक करता है बेंजीन ग्रुप के ऊपर, जिससे रेडिकल एनायन प्राप्त होता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, रेडिकल प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर अल्कोहल का हाइड्रोजन अटैक करता है जिससे रेडिकल प्राप्त होता है, फर्दर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है जिससे एनायन प्राप्त होता है, और फाइनली इसके ऊपर अल्कोहल का हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में आक्रमण करता है और आपको हेक्साडाइईन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें बेंजीन की और एल्किल बेंजीन की जो रिएक्शंस है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, नेफ्थलीन जो है, नेफ्थलीन की हम बात करें तो ये एक फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड है। दो बेंजीन रिंग जो है वो आपस में ऑर्थो स्थिति पर एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाती है। नेफ्थलीन जो है वो उसकी तीन अनुनादी संरचनाएं जो है वो पाई जाती है। इसकी अनुनाद ऊर्जा 61 किलो कैलोरी होती है, जो बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा 36 किलो कैलोरी के दुगने से कम है। जब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ रही है और एक बेंजीन रिंग की अनुनाद ऊर्जा 36 है, तो दो बेंजीन रिंग नेफ्थलीन के अंदर प्रेजेंट है, तो वो 36 का डबल रेजोनेंस एनर्जी होनी चाहिए, अनुनाद ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन अनुनाद ऊर्जा जो है वो उसके डबल से कम आ रही है। यहाँ पे 72 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी नहीं होकर केवल 61 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ही प्रेजेंट है। अतः नेफ्थलीन का स्थायित्व बेंजीन से कम पाया जाता है, किलो कैलोरी कम पाया जाता है। तथा नेफ्थलीन जैसे कि हम जानते हैं कि एरोमेटिसिटी या जो ये रेजोनेंस एनर्जी है वो एरोमेटिक सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, और यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी अपेक्षाकृत कम है, इस कारण से स्टेबिलिटी भी कम हो गई है। तो बेंजीन जैसे कि एडिशन रिएक्शन नहीं देता, लेकिन नेफ्थलीन के अंदर आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। नेफ्थलीन योगात्मक अभिक्रिया भी दर्शाती है। तो इंटरेस्टिंग रिएक्शंस यहाँ पे होगी जो कि बेंजीन जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो अभिक्रियाएं देते हैं उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ एडिशन रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कार्बन की जो नंबरिंग है उसको स्पेशली आप ध्यान दीजिए कि कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 4, देन ब्रिज्ड कार्बन को छोड़कर अगले कार्बन 5 6 7 8, देन आफ्टर ब्रिज्ड कार्बन को 9 और 10 नंबर जो दिया जाता है, ये कार्बन 9 नंबर कार्बन कहलाता है, और ये जो कार्बन है ब्रिज्ड कार्बन वो 10 कार्बन कहलाता है। ये 10 और ये 9 नंबर कार्बन होगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो तीन अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें C1 तथा C2 के मध्य में द्विबंध पाया जाता है। C1 और C2 के मध्य में द्विबंध, अतः इसमें द्विबंध जो कैरेक्टर होंगे वो ज़्यादा होंगे। जब तीन में से दो जो अनुनादी संरचनाएं हैं उसमें C2 और C3 कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित है, इसलिए C3 कार्बन के मध्य एकल बंध लक्षण जो है वो अधिक होंगे। और यहाँ पे 1 2 कार्बन जो है उसमें देखिए कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर द्विबंध है, तो इसका अंतर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। और जो 2 और 3 नंबर कार्बन है, जो 2 और 3 नंबर कार्बन है उसके अंदर आप देखेंगे कि दो संरचनाएं ऐसी है जहाँ पर कि आपको एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर 2 3 कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, जबकि 1 2 कार्बन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो
इस आधार पर नेफ्थलीन में दो प्रकार की बंध लंबाइयाँ पाई जाती जो कि बेंजीन में नहीं होती। बेंजीन में सारे जो बॉन्ड होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, बंध लंबाइयाँ उनकी बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर नेफ्थलीन में दो प्रकार की बंध लंबाइयाँ पाई जाती है। जैसे C1 C2 के बंध लंबाई जो है 1.36 एंगस्ट्रॉन्ग 365 एंगस्ट्रॉन्ग है, जो कम है, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है। जबकि C2 C3 के मध्य की जो बंध लंबाई है वो 1.42 एंगस्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर की जगह पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पे लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं और आगे कल हम डिस्कस